बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? आई एम योर टीचर शहज़ादी नज़ीर और यहाँ पे हम लोग बायो पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 और हमने स्टार्ट किए हुए हैं सेलुलर स्ट्रक्चर्स, जो कि हम प्रीवियस लेसन में पढ़ चुके हैं। सेल वॉल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोस्केलेटन। ठीक है, ये तीनों सेलुलर स्ट्रक्चर्स हम पढ़ भी चुके हैं, हमने इनके शॉर्ट और एमसीक्यूज भी मार्क किए थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन को। स्केलेटन से तो हम बच्चे बहुत सारे वाकिफ़ हैं। साइटोस्केलेटन, स्केलेटन तो कहते हैं हड्डियों को, ढांचे को, फ्रेम को, जो कि बोन से मिलकर बना है। तो क्या सेल के अंदर भी कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जो कि सेल को सपोर्ट दे रही हैं, सहारा दे रही हैं? यस, दैट स्ट्रक्चर्स ऑब्वियसली माइक्रोस्कोपिक वेरी टाइनी स्ट्रक्चर्स जो सेल के लिए, सेल की शेप और सपोर्ट के लिए काम कर रही हैं, दैट इज नेम्ड एज साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन दो अहम चीज़ों से मिलकर बना है। सेल का जो स्केलेटन है, साइटोस्केलेटन, सेल का स्केलेटन, इट इज कंपोज्ड ऑफ, साइटोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ दो चीज़ों से मिलकर बना है, एग्रीगेट है दो चीज़ों का। फर्स्ट वन इज माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। अगेन बच्चों, हम यहाँ पर इन स्ट्रक्चर्स की केमिकल कंपोजिशन भी देखेंगे कि ये क्या है, किस चीज़ से मिलकर बनती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। बच्चों, माइक्रो तो कहते हैं बहुत छोटा, माइक्रो मीन्स स्मॉल, एंड ट्यूब्यूल एक ऐसी स्ट्रक्चर जो कि नाली नुमा शक्ल रखती है, ट्यूब की तरह की होती है। ठीक है ना, ट्यूब से ट्यूब्यूल बना है। ट्यूब्यूल जैसे ट्यूब की एक शॉर्ट फॉर्म है, जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो ट्यूब लाइक होती है, दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स। और इसी तरह माइक्रोफिलामेंट्स, फिलामेंट कहते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, बहुत ही बारीक धागे नुमा स्ट्रक्चर को फिलामेंट कहते हैं। और माइक्रोफिलामेंट्स इंडिकेटिंग कि ये धागे नुमा स्ट्रक्चर बहुत ही स्मॉल हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं। हम इन स्ट्रक्चर्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही स्टडी कर सकते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो बड़ी होती हैं थोड़ी, और माइक्रोफिलामेंट्स डायमीटर में थोड़ी छोटी होती हैं। यहाँ पर अगर हम एक सेल को ड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स कैसे पाए जाते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के साथ कुछ ख़ास ऑर्गेनेल्स भी पाई जाती हैं, which are named as एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कुछ ख़ास ट्यूब्यूलर, ये भी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स ही होती हैं बच्चों, which are named as एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे आपकी डायग्राम में इसको ड्रॉ किया गया है। वैसे अभी हमने इनको स्टडी नहीं करना, जस्ट ड्रॉ किया गया है, स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। दीज आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, और इनसाइड द सेल कुछ खास इस तरह की स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं थोड़ी, और इस तरह से
these are named as microtubules, जो कि सेल ऑर्गेनल्स को और सेल की शेप को, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनल, ये भी अभी हमने स्टडी नहीं किया, लेकिन यहाँ पे इसलिए इनको शो किया जा रहा है कि इनको सबको सपोर्ट देने का काम जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कर रहे हैं। और इसी तरह से मैं माइक्रोफिलामेंट्स ड्रॉ करूँगी। माइक्रोफिलामेंट्स कुछ बारीक होते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरह से पाए जाते हैं। जी बच्चों, these are microtubules and these are microfilaments। सेल के अंदर ये स्ट्रक्चर्स पाई जा रही हैं। दिस इज द ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया एंड दीज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। अब हम देखते हैं कि ये क्या काम करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स क्या काम करते हैं, क्योंकि साइटोस्केलेटन दो चीज़ों से मिलकर बना है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि ये किस चीज़ से मिलकर बने हैं और सेल के अंदर ये क्या काम करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे सेल्स के अंदर, लिविंग बॉडीज़ के सेल के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स पाई जाती हैं। अब हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन को भी स्टडी करेंगे। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बच्चों प्रोटीन, एक ख़ास प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन, कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। किस प्रोटीन से मिलकर बने हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, कि ये किससे मिलकर बने हैं? ये एक प्रोटीन से मिलकर बने हैं, विच इज नेम्ड एज ट्यूबुलिन, कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। स्ट्रक्चर भी आपने देख ली है माइक्रोट्यूब्यूल्स की एंड माइक्रोफिलामेंट्स। आपको यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स दिखाई जा रही हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की, ठीक है बेटे। तो ये मिलकर बने हैं एक प्रोटीन से। किस प्रोटीन से? ट्यूबुलिन प्रोटीन। और केमिकल कंपोजिशन के साथ ही माइक्रोट्यूब्यूल फंक्शन क्या करते हैं? होल्ड द शेप ऑफ द सेल, maintain the shape of the cell. They hold the shape of cell. सेल की शेप को मेंटेन रखना इनका काम है, ठीक है बच्चों। सेल जो भी शेप है, राउंड है, हेक्सागोनल है या स्क्वायर शेप है, कोई भी शेप, डिफरेंट शेप्स में सेल होते हैं और जो भी रेलेवेंट शेप्स होती हैं उन शेप्स को मेंटेन रखना माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन विच इज नेम्ड एज ट्यूबुलिन प्रोटीन। और ये फंक्शन क्या कर रहे हैं? फर्स्ट फंक्शन है दे होल्ड द शेप ऑफ द सेल, ये सेल की शेप को मेंटेन रखते हैं। They form cilia and flagella। They form, ये बनाते हैं सीलिया को और फ्लैजिला को। सीलिया एंड फ्लैजिला, अब ये क्या चीज़ें हैं? ये स्ट्रक्चर्स हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। सीलिया पाए जाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम में, बहुत ही माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। डू यू रिमेंबर पैरामीशियम? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है।
और आउटर स्ट्रक्चर हेयर लाइक होती है लाइक दिस, दीज आर द सीलिया। और इन सीलिया के ज़रिए से पैरामेशियम जो है वो मूवमेंट शो करता है इन्हीं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स के ज़रिए से। दीज आर नेम्ड एज सीलिया। ये खुद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है पैरामेशियम, और इसके अंदर जो ये सीलिया हैं, these small hair-like structures, cilia are composed of microtubules। इसी के साथ आपने क्लेमेडोमोनास छोटी क्लासेस में बच्चों स्टडी किया होगा। इस क्लेमेडोमोनास में ये दो बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, these are named as flagella। ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसके अंदर ये फ्लैजिला सिर्फ चंद एक पाए जाते हैं, 2 या 3 पाए जाते हैं, और स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करते हैं। ये फ्लैजिला हेयर लाइक लार्जर देन सीलिया, दीज फ्लैजिला, और इसके एक्शन से ही ये क्लेमेडोमोनास ऑर्गेनिज्म जो है वो मूवमेंट शो करता है। ठीक है बच्चों, पैरामेशियम और क्लेमेडोमोनास में मैंने आपको बताया है कि सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं। दे फॉर्म सीलिया एंड फ्लैजिला। दिस इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। याद हो गया हमें, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल से ही ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूब्यूल इंडिकेट कर रहा है कौन सी प्रोटीन को? ट्यूबुलिन। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, और काम है इनके दो। They hold the shape of the cell. They hold the shape of the cell. और इसी के साथ साथ ये सीलिया और फ्लैजिला को भी बनाते हैं। They form cilia and flagella in unicellular organisms. तमाम सेल्स में नहीं होते हैं ये चंद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मूवमेंट के लिए प्रोड्यूस होते हैं। पैरामेशियम में सीलिया पाए जाते हैं, स्मॉलर इन साइज देन फ्लैजिला, और फ्लैजिला पाया जाता है क्लेमेडोमोनास में। ये दोनों सीलिया और फ्लैजिला कौन बनाता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब हम बात करते हैं बच्चों माइक्रोफिलामेंट्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि माइक्रोफिलामेंट्स का डायमीटर कम होता है माइक्रोट्यूब्यूल से। माइक्रोफिलामेंट्स ये क्या काम करेंगे? माइक्रोफिलामेंट्स जो है दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एक्टिन। दे आर कंपोज्ड ऑफ एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन, ठीक है बच्चों। प्रोटीन का नाम है एक्टिन। माइक्रोट्यूब्यूल्स वर कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, जबकि माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ एक्टिन प्रोटीन। ये स्ट्रक्चर हो गई, केमिकल कंपोजिशन हो गई, सॉरी। और अब हम इसके फंक्शन की बात करेंगे। दे चेंज द शेप ऑफ द सेल। दे चेंज द शेप ऑफ सेल। जहाँ पर वो सेल की शेप को मेंटेन रखते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स सेल की शेप को चेंज करने की एबिलिटी भी रखते हैं। जहाँ कहीं पर सेल की शेप चेंज होनी है डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में सेल की, तो उस वक्त ये माइक्रोफिलामेंट्स जो एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने हैं ये उसकी शेप को चेंज भी कर सकते हैं। बच्चों इसके ऊपर शॉर्ट भी आ सकता है, व्हाट इज साइटोस्केलेटन, ठीक है। तो उसमें आपको ये सारा लिखना होगा। आपकी बुक में एक पैराग्राफ की फॉर्म में इसको दिया गया है। और दूसरा जो शॉर्ट आता है डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। तो आप इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स के लिए जो पॉइंट मार्क करेंगे, यहाँ से मार्क करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन,
और फंक्शन क्या क्या है इसके? दे होल्ड द शेप ऑफ द सेल, दे फॉर्म सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक हो गया, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के लिए मार्क करेंगे। और फिर माइक्रोफिलामेंट्स के लिए मार्क करेंगे, दे आर कंपोज्ड ऑफ एक्टिन प्रोटीन एंड दे चेंज द शेप ऑफ द सेल। साइटोस्केलेटन आ जाए तो पूरा लिखेंगे, अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स आ जाए तो रेलिवेंट पॉइंट्स, उनके फंक्शन और उनकी केमिकल कंपोजिशन का डिफरेंस बताएंगे। और एमसीक्यूज में ये भी पूछा जा सकता है, साइटोस्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ डैश, तो किस किस से मिलकर बने? माइक्रोट्यूब्यूल से एंड माइक्रोफिलामेंट से। ये पहला एमसीक्यू है। माइक्रोट्यूब्यूल आर कंपोज्ड ऑफ डैश प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन से मिलकर बने या किस से मिलकर बने? आर कंपोज्ड ऑफ डैश प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये भी ऑप्शन हो सकती है। और ऑप्शन किस टाइप की प्रोटीन से मिलकर बने हैं? ट्यूबुलिन। ठीक है, और उसके बाद इनके फंक्शन एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना है और ये क्या काम करता है, फंक्शन क्या है? दे चेंज द शेप ऑफ सेल। इस तरह से बच्चों हमारी ये सेलुलर स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनेल्स। जी बेटे, सेलुलर स्ट्रक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है दैट इज़ सेलुलर ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स जबकि जैसा कि हम प्रीवियस भी पढ़ चुके हैं आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं दे आर नेम्ड एज ऑर्गेनेल्स। और एक सेल के अंदर बेशुमार ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं, उनके नाम चंद के मैं यहाँ पे बोलूँगी। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से तो हम लोग वाकिफ़ हैं, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, then vacuole, lysosomes, all these are the organelles found inside the cell. ठीक है बेटे, तो अब हम इन ऑर्गेनेल्स की स्ट्रक्चर को और इनके फंक्शंस को डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट वन जो स्ट्रक्चर और एज ऑर्गेनेल्स हम स्टडी करेंगे दैट इज नेम्ड एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस फर्स्ट वन जो मेन ऑर्गेनेल है, न्यूक्लियस। बच्चों यहाँ पर लोकेशन की भी बात कर लेते हैं सबसे पहले कि न्यूक्लियस पाया कहाँ पे जाता है। यू कैन डिफ्रेंशिएट दीज टू सेल्स। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? आउटर सेल वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से। ठीक है, दिस इज द एनिमल सेल, दिस इज द प्लांट सेल, और एक मैच्योर प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल मैच्योर पाया जाता है। जी, एनिमल सेल में पहला डिफरेंस तो आप देख सकते हैं कि सेल वॉल नहीं है, आउटर कवर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर प्लांट सेल में आउटर वन इज सेल वॉल, दिस इज द सेल वॉल, और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है। और एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में पाया जा रहा है, एक स्ट्रक्चर है जो कि सेंटर में पाई जा रही है, जबकि प्लांट सेल्स में एक बड़े वैक्यूल की वजह से जब वैक्यूल मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर से साइड में चला जाता है। ये हो गई न्यूक्लियस की लोकेशन। प्लांट्स में भी और एनिमल्स, तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल की सबसे बड़ी पहचान ये एक प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस है। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल्स में हमने देखा, एनिमल्स में इट इज इन द सेंटर। ठीक है बच्चों, ये सेंटर में पाया जा रहा है, जबकि प्लांट सेल्स में
एक बड़े वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता बल्कि थोड़ा सा साइड पर हो जाता है जी। तो यहाँ पर मैं इसकी स्ट्रक्चर भी न्यूक्लियस की ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि इसके एक बड़ा न्यूक्लियस, ये तो हमने लोकेशन के लिए बच्चों न्यूक्लियस जो है ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। अब इसको साथ साथ मैं लेबल भी करती जाऊंगी और बताती भी जाऊंगी। जी लोकेशन हमने कह दी है कि जी एनिमल सेल में और प्लांट सेल्स में कैसा पाया जाता है। तो इसका जो आउटर मोस्ट कवर है दैट इज न्यूक्लियर इन्वेलप। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले इसका न्यूक्लियर इन्वेलप आउटर कवर है, डबल मेम्ब्रेन है ये, न्यूक्लियर इन्वेलप। Here is the nuclear envelope. बच्चों ये इन्वेलप भी उसी तरह काम करता है जैसे सेल मेम्ब्रेन काम करती है। न्यूक्लियर इन्वेलप वर्क्स एज सेमी परमिएबल बैरियर, सेमी परमिएबल। हमें पता है सेमी परमिएबल बैरियर क्या काम करता है। सेमी परमिएबल बैरियर, न्यूक्लियर इन्वेलप वर्क एज सेमी परमिएबल बैरियर। सेमी परमिएबल बैरियर हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करेगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर बहुत सारे पोर्स पाए जा रहे हैं। पोर्स कहते हैं सुराख को। बच्चों आपको यहाँ पे इस मेम्ब्रेन के अंदर ये सुराख नजर आ रहे हैं, न्यूक्लियर पोर्स। ड्यू टू दीज न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलप जो कि एक डबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये एक डबल मेम्ब्रेन है और ये क्या काम करती है, ये भी सेमी परमिएबल बैरियर का काम करती है क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे सुराख पोर्स पाए जाते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इनसाइड द न्यूक्लियर इन्वेलप देयर इज अ फ्लूइड which is named as न्यूक्लियोप्लाज्म। बच्चों सेल के अंदर जो हमने लिक्विड स्टडी किया था दैट वाज नेम्ड एज सेमी विस्कस सेमी ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड पाया जा रहा है दैट इज नेम्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। जो ये डबल मेम्ब्रेन शो हो रही है and this is the न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। सबसे पहले हमने उसकी लोकेशन की बात कर ली, देन अब स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। स्ट्रक्चर में हमने पहला पॉइंट देखा न्यूक्लियर इन्वेलप का, दूसरा पॉइंट है न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि एक फ्लूइड है और इस फ्लूइड के अंदर भी हमें दो तरह की स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म इज़ अ फ्लूइड, ये एक ऐसा फ्लूइड है जिसके अंदर दो बहुत ही अहम स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, कंटेन क्रोमोसोम्स एंड
chromosomes and nucleolus। अब ये दोनों क्या हैं और क्या काम करते हैं? न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स। यहाँ पे मैं बता भी देती हूँ, दिस इज द न्यूक्लियोलस। Nucleolus. Inside nucleoplasm there is nucleolus and these are the chromosomes. न्यूक्लियोलस देखते हैं क्या है। और एक न्यूक्लियस के अंदर समटाइम दो भी होते हैं ये न्यूक्लियोलस। दो हों तो न्यूक्लियोलाई प्लूरल, अगर एक है तो न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर सब स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है न्यूक्लियस के अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर है। बच्चों, आपने सुना होगा कि बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जो छोटे छोटे पुर्जे बनाती हैं, फिर उन पुर्जों को जोड़ के एक बड़ी मशीन बना ली जाती है। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर पाई जाने वाली एक ऐसी जगह है, एक ऐसी स्ट्रक्चर है जहाँ पर राइबोसोम्स तैयार होते हैं। राइबोसोम्स जो कि एक दूसरे ऑर्गेनेल्स हैं, वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द सेल। आने वाले लेसन में हम पढ़ने वाले हैं राइबोसोम्स को डिटेल से। राइबोसोम्स को तैयार करता है ये न्यूक्लियोलस। खुद भी ये सेल की स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाई जाने वाली ये सब स्ट्रक्चर है। और ये काम एक दूसरी ऑर्गेनेल को बनाने का कर रही है, दैट इज राइबोसोम्स। ये क्या काम करता है न्यूक्लियोलस? खास किस्म के आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको बनाकर छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स को बनाते रहते हैं, फिर उन सारों को असेंबल कर देते हैं, ख़ास प्रोटीन्स की सूरत में जोड़ के राइबोसोम्स बना देते हैं। न्यूक्लियोलस, एक या दो न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये अगर दो हों तो क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोलाई। प्लूरल इसका क्या है? न्यूक्लियोलाई प्लूरल है, ठीक है। अगर दो होंगे तो न्यूक्लियोलाई बोलेंगे। और ये फंक्शन न्यूक्लियोलस क्या करता है? न्यूक्लियोलस का फंक्शन है assemble ribosomal RNA, it assemble का मतलब होता है जोड़ना, it assemble ribosomal RNA to form राइबोसोम्स एक दूसरे ऑर्गेनेल्स हैं जिनको ये बनाने का काम करती हैं, ठीक है। तो ये एक साइट है, न्यूक्लियोलस एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक नई स्ट्रक्चर, एक दूसरी ऑर्गेनेल्स, राइबोसोम्स तैयार होते हैं। ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए भी मार्क करना है कि राइबोसोम्स कहाँ पर असेंबल होते हैं, कहाँ पर तैयार होते हैं? इनसाइड द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज़ अ डार्क स्पॉट, इट इज़ अ डार्क स्पॉट। एक या दो न्यूक्लियोलाई पाए जाते हैं इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो होंगे तो न्यूक्लियोलाई, और अगर एक को डिस्कस कर रहे हैं सिंगुलर, न्यूक्लियोलस। आपने इन दोनों टर्म से कंफ्यूज नहीं होना, आप न्यूक्लियोलस टर्म यूज़ कर सकते हैं। न्यूक्लियोलस है, इट इज़ अ डार्क स्पॉट वेयर राइबोसोमल आरएनए को बनाकर असेंबल किया जाता है और राइबोसोम्स तैयार किए जाते हैं। सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स अकर इनसाइड द न्यूक्लियोलस।
ठीक है बेटे, अब ये तो हो गया न्यूक्लियोलस का फंक्शन। ठीक है, आपने इनकी हेडिंग्स देते जाना है। फर्स्ट वन लोकेशन की दी, देन स्ट्रक्चर में हमने फर्स्ट हेडिंग दी है न्यूक्लियर एनवेलप की, न्यूक्लियोप्लाज्म की, और एक शॉर्ट यहाँ पर न्यूक्लियोलस भी पूछा जा सकता है। व्हाट इज न्यूक्लियोलस? देयर आर वन और टू डार्क साइड्स, डार्क पॉइंट्स inside the nucleoplasm which are named as nucleoli। और इसका काम क्या है? ये राइबोसोमल आरएनए को असेंबल करके प्रोटीन्स के ज़रिए से प्रोटीन तैयार करके उनसे राइबोसोम्स बनाते हैं। ये हो गया न्यूक्लियोलस। क्योंकि हमने कहा है कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, न्यूक्लियोलस और दूसरी है क्रोमोसोम्स। तो बच्चों अब क्रोमोसोम्स को देखते हैं। क्रोमोसोम्स क्या हैं और किस स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। क्रोमोसोम्स सेल अपनी सारी जिंदगी दो बड़ी फेजेस में गुजारता है। क्रोमोसोम को डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूं कि सेल अपनी सारी जिंदगी दो बड़े पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम सेल की लाइफ को। वन इज नेम्ड एज इंटरफेस। ये वो टाइम है जिसमें सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता। ठीक है, और एक होता है डिवाइडिंग फेज जिसमें सेल अपने आप को डिवाइड करता है और नए डॉटर सेल्स बनाता है। ठीक है, सेल की लाइफ में दो बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसा कि हमने सेल थ्योरी प्रीवियस लेसन में पढ़ी थी कि ऑल न्यू सेल्स फॉर्म्ड थ्रू द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। हर पुराने सेल से नए सेल्स बनते हैं। तो जो सेल्स बन जाते हैं, नए पैदा भी हो जाते हैं, तो वो दो लाइफ के उनके हिस्से होते हैं। फर्स्ट वन इज इंटरफेस। इंटरफेस कहते हैं सेल की लाइफ का ये हिस्सा इंटरफेस। नॉन डिवाइडिंग फेस है। इंटरफेस क्या है? नॉन डिवाइडिंग फेस है। इसमें सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता। फेस कहते हैं मरहले को, इंटरफेस। और नॉन डिवाइडिंग फेस इंटरफेस हो सकता है और दूसरा है डिवाइडिंग फेस। डिवाइडिंग फेस जो कि जिसमें माइटोसिस या मियोसिस के ज़रिए से डिवाइडिंग फेज है, डिवीजन फेज, डिवीजन करने वाली। बच्चों ये दो लाइफ इवेंट सेल के इसलिए आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो क्रोमोसोम्स हैं इन दोनों फेजेस में दो डिफरेंट स्टेजेस में एग्जिस्ट करती हैं। जब सेल इंटरफेज में होता है, दिस इज द इंटरफेज। ठीक है, और ये जो इंटरफेज में सेल के अंदर जो ये लूज थ्रेड लाइक फॉर्म पाई जा रही है, दिस इज नेम्ड एज क्रोमेटीन। क्रोमेटीन आप देख रहे हैं लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में ये पाए जा रहे हैं। और जब यही सेल डिवाइडिंग फेज में आ जाता है, डिवाइडिंग फेज के दौरान में यही लूज थ्रेड लाइक फॉर्म कंडेंस होकर इस तरह से एक शेप में आ जाते हैं। स्ट्रक्चरली डिफरेंस है, केमिकली ये दोनों एक जैसे हैं, क्रोमेटीन या क्रोमोसोम। क्रोमोसोम बच्चों इंटरफेस के दौरान में सेल के अंदर लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं क्रोमोसोम एंड आर नेम्ड एज क्रोमेटीन। क्रोमेटीन। और जब डिवाइडिंग फेज होती है तो वो ही क्रोमेटीन थिक हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और एक खास शेप में आ जाते हैं विच आर नेम्ड एज क्रोमोसोम्स। स्ट्रक्चर डिफरेंस है, केमिकली क्रोमोसोम्स यूकैरियोटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स मिलकर बने हैं डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स मिलकर बने हैं डीएनए और प्रोटीन से। ठीक है,
बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाता है, उनके अंदर तो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, उसके अंदर सिर्फ क्रोमोसोम्स साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं और वो क्रोमोसोम्स सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स से नहीं बने होते, सिर्फ डीएनए से बने होते हैं। ये डिफरेंस है यूकैरियोटिक सेल्स के क्रोमोसोम का और प्रोकैरियोटिक सेल्स का। प्रोकैरियोटिक सेल्स में किससे मिलकर बने हैं? क्रोमोसोम्स composed of DNA in prokaryotic cells। ठीक है बच्चों, ये आपने अभी मैं आपको क्वेश्चन भी मार्क करवाती हूँ। पहली बात तो ये कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं विच आर नेम्ड एज क्रोमेटीन। नॉन डिवाइडिंग फेज में जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता उस वक्त ये स्ट्रक्चर्स लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में, यू कैन सी हियर, ठीक है, लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में है, क्रोमेटीन है। और जब डिवाइडिंग फेज स्टार्ट हो जाता है तो यही क्रोमेटीन फॉर्म्स इनटू क्रोमोसोम्स और ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। क्या फ़र्क आ जाता है कि ये थिक हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और ये एक शेप में आ जाते हैं क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स यूकैरियोटिक सेल्स में मिलकर बने हैं डीएनए और प्रोटीन से, ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए से मिलकर बने होते हैं। बच्चों एक शॉर्ट ये भी आ जाता है डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटीन एंड क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो हमने न्यूक्लियस में सबसे पहले इनकी लोकेशन पढ़ ली है। लोकेशन में हमने देखा एनिमल सेल में ये सेंटर में है, जबकि प्लांट सेल्स में ड्यू टू लार्ज वैक्यूल इट इज़ ऑन द साइड। फिर हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है न्यूक्लियर इन्वेलप की, डबल मेम्ब्रेन है और इट फंक्शन एज सेमी परमिएबल बैरियर ड्यू टू दीज पोर्स। इन सुराखों की वजह से ये न्यूक्लियर इन्वेलप जो है ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करती है, सो इट इज़ सेमी परमिएबल बैरियर। फिर हमने कहा इनसाइड न्यूक्लियर इन्वेलप देयर इज़ अ फ्लूइड विच इज़ नेम्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। This nucleoplasm contain nucleolus and chromosomes. Nucleolus क्या काम करता है? Nucleolus is a dark region where ribosomal RNA assemble to form another organelles, ribosomes. Ribosomes, जबकि हमने कहा chromosomes यहाँ पे पाए जा रहे हैं। नॉन डिवाइडिंग फेज, नॉन डिवाइडिंग फेज जिसको मैंने नाम दिया है इंटरफेस का। इंटरफेस क्या है? जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता। मैंने कहा है सेल की पूरी जिंदगी को हम दो मरहलों में रखते हैं, एक इंटरफेज है जिसमें सेल तकसीम नहीं होता और एक डिवीजन फेज है जिसमें सेल तकसीम हो रहा होता है, ठीक है। बाकी तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शन के साथ साथ हमने डिवीजन की बेस पर ही उसको दो फेजेस में रखा है। तो जब नॉन डिवाइडिंग फेज इंटरफेस में होता है सेल, उस वक्त ये कुछ खास थ्रेड लाइक, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बहुत ही बारीक और पूरे इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर इस तरह से बिखरे हुए होते हैं। इनको कहते हैं क्रोमेटीन, इनको नाम देते हैं क्रोमेटीन का। कब? इंटरफेस के दौरान में। इंटरफेस में ये क्रोमेटीन है और जैसे ही सेल डिवाइडिंग फेज में आता है तो ये क्रोमेटीन कंडेंस हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं एंड कम्स इनटू अ शेप विच आर नेम्ड एज क्रोमोसोम्स। क्रोमेटीन और क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में डिफरेंस ज़रूर है, फेज का डिफरेंस है कि ये इंटरफेस में है क्रोमेटीन है और डिवाइडिंग फेज में है तो क्रोमोसोम्स है। केमिकली बोथ क्रोमेटीन एंड क्रोमोसोम्स इन यूकैरियोटिक सेल्स दे आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में
यही क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए से मिलकर बना होता है। तो इसमें ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी है, बोर्ड में आ भी चुका है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। इसके बाद बच्चों व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस, आपने लोकेशन की जो हेडिंग दी है ये भी शॉर्ट हो सकता है। व्हाट इज न्यूक्लियर इन्वेलप, ये शॉर्ट मार्क करना है। व्हाट इज न्यूक्लियर इन्वेलप, देयर इज अ डबल मेम्ब्रेन which is nuclear envelope function as work as semi-permeable barrier due to numerous pores present on its surface. ठीक है, what is nucleoplasm? Nucleoplasm is a fluid which contain in chromosomes and nucleolus. ये एक ऐसा फ्लूइड है जो न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर पाया जाता है और ये क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियोलस रखता है। What is nucleolus? Nucleolus शॉर्ट में आया करता है। What is nucleolus? Nucleolus is a dark region where ribosomal RNA assembled, इकट्ठे होते हैं and form ribosomes. न्यूक्लियोलस को बहुत अच्छी तरह से मार्क कर लें। न्यूक्लियोलस के बाद एक बहुत ही रिपीट होने वाला शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटीन। क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटीन, आपकी बुक पे उन्होंने क्रोमेटीन और क्रोमोसोम्स को हाईलाइट भी किया हुआ है कि ड्यूरिंग इंटरफेस और नॉन डिवाइडिंग फेज क्रोमोसोम्स आर इन लूज थ्रेड लाइक फॉर्म नोन एज क्रोमेटीन। ठीक है बच्चों, और जब डिवाइडिंग फेज स्टार्ट होती है सेल की तो यही क्रोमेटीन या लूज थ्रेड लाइक फॉर्म जो है कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स की शेप में आ जाते हैं। These chromosomes are composed of DNA and protein. किन के अंदर? यूकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के क्रोमोसोम्स का डिफरेंस होता है, ये भी याद रखना है। यूकैरियोटिक सेल्स में क्रोमोसोम मिलकर बने हैं डीएनए और प्रोटीन से, हिस्टोन प्रोटीन है, आपकी बुक में वैसे तो नहीं लिखा हुआ, आप जस्ट यही याद रखें, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन इन यूकैरियोटिक सेल्स, while in prokaryotic cells it is only composed of DNA. It is only composed of DNA. क्योंकि बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने वेरी फर्स्ट डे से ही एक डिफरेंस याद कर लिया है। क्या है वो डिफरेंस? कि उनके अंदर प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स भी नहीं है और मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस भी नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारा लेसन। इसमें से ये सारे शॉर्ट हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटीन एंड क्रोमोसोम। ये डिफरेंस जो क्रोमेटीन और क्रोमोसोम्स का है इसको बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले चैप्टर सेल डिवीजन में हम इसको वहाँ पे भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स, तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बने हैं? डीएनए एंड प्रोटीन से, जबकि क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है बच्चों, आज आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है।